Hello everyone. I welcome all of you to chapter number 5 of a series on Transfer of Property Act. So today we will be discussing what kind of property can be transferred. In general हम section number 6 of TPA में देखते हैं कि सभी type of property transfer हो सकती है, पर एक लिस्ट है अराउंड 10 प्रॉपर्टीज की जो ट्रांसफर नहीं हो सकती। प्राइमरली हमारे कोर्स में हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा तो प्राइमरली हमारे कोर्स में दिया हुआ है सेक्शन नंबर 6 का क्लॉज ए एंड सेक्शन नंबर 43। ठीक है, तो ये दोनों हमारे चैप्टर 5 में स्पेशली लिखा गया है क्योंकि हमारे केसेस भी इन्हीं मेन दो सेक्शंस पे डिपेंड करते हैं। बाकी सारी चीजें हमें अपने इंफॉर्मेशन और जनरल नॉलेज के लिए पढ़नी है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, टू जस्ट गेट एन आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रिसेंट ईयर्स में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे एक सन है, एक फादर है। तो जो सन है उसने क्या किया था? यहाँ पे हियर इज दिस सन ए एंड फादर इज बी। तो यहाँ पे सन ने क्या करा? तीन प्रॉपर्टीज थी उनकी मिला के, फादर और सन की, x1 x2 x3। तो उसने थर्ड पार्टी को शो करा कि सारी प्रॉपर्टीज उसी की हैं और उसने उसको ट्रांसफर कर दिया, किसे? सी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, सी को ट्रांसफर कर दिया सारी प्रॉपर्टीज। बट x3 इसमें जो थर्ड लैंड थी वो इसके फादर की ही थी, उन्होंने रिटेन कर ली थी पार्टीशन के बाद में। ठीक है, तो फिर जो ये सी था इसने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं करा। इसने क्या करा? कॉन्ट्रैक्ट को चलने दिया और इसने पोजेशन ले लिया लैंड नंबर 1 और लैंड नंबर 2 का। फिर फादर डाइड। ठीक है, तो फादर डाइड, देन सन ने इनहेरिट कर ली थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसके बाद में सन ने क्या करा? किसी थर्ड पार्टी को वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। ठीक है, थर्ड पार्टी को वो थर्ड प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। लेकिन बाद में जो ट्रांसफरी था सबसे पहले उसको पता लग गया, तो उसने केस फाइल कर दिया ए और डी के अगेंस्ट। ठीक है, कि ये तो ऑलरेडी मुझे सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो ये प्राइमरली हमारा रिलेट करता है सेक्शन नंबर 43 से। बट यहाँ पे कंटेंशन जो रेस किया था सी ने, वो सेक्शन 6 क्लॉज ए को कंसर्न करते हुए रेस करा था। तो हम आगे देखेंगे कि इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा। सेकेंड, इस केस में क्या हुआ था? इस केस में देयर वाज द सन। इसके फादर को बहुत सीरियस इश्यूज थे, डिजीज थी और वो काफी बीमार थे। तो इसलिए उसने क्या करा? जो प्रॉपर्टी थी अपने फादर की वो अपने एक फैमिली फ्रेंड को सोल्ड कर दिया, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में कि जब उनकी अगर डेथ हो जाती है या फिर वो बेटर हो जाते हैं वो आपको हम ट्रांसफर कर देंगे। बट बाद में जब फादर जब ठीक हो गए तो वो उन्होंने वर्कआउट कर दिया कि मैं तो नहीं दूंगा अपनी प्रॉपर्टी, मैं तो सेल नहीं करूंगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन था? यहाँ पे क्या हुआ? उसके बाद में प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज कर दिया। बट आफ्टर 3 मंथ्स फादर डाइड। अब फादर डाई हो गया और जब सन ने प्रॉमिस करा था पहले से, तो सन को दे देनी चाहिए थी प्रॉपर्टी। ठीक है, बट यहाँ पे अब सन भी रिफ्यूज करने लगा कि वो अब वापस नहीं करेगा और वो ओनर बन गया उस प्रॉपर्टी का। पहले जो ट्रांसफर हुआ था वो तो टेक्निकली वॉइड ही था। तो अब यहाँ पे जो फैमिली फ्रेंड है जिसको पहले ट्रांसफर करी गई थी प्रॉपर्टी, उसके पास में क्या रेमेडी अवेलेबल है? सो अभी आप देखो कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जस्टिस, गुड कॉन्शियस और इक्विटी के हिसाब से किसको प्रॉफिट होना चाहिए, कौन से साइड को हमें फेवर करना चाहिए और लॉ हमारा कौन सी साइड को फेवर करेगा। आफ्टर द लेक्चर यू विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर दीज क्वेश्चंस। ओके, जनरल रूल क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड। जनरल रूल यही है, प्रॉपर्टी किसी भी टाइप की ट्रांसफर हो सकती है जैसा हमारे सेक्शन 6 में लिखा है, एक्सेप्ट जो हमारे एक्ट में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, या फिर किसी और लॉ में लिखा हुआ है पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली किसी प्रॉपर्टी के लिए कि वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। ठीक है, और जो पर्सन बोलेगा कि अर्ज करेगा कि प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि किसी लॉ में या किसी कस्टम में ऐसा स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो रूल क्या है ट्रांसफरेबिलिटी का? उसके ऊपर एक मैक्सिम है, एलियनेशन री प्रेफर्टर ज्यूरी एक्सेंडाई। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि लॉ एलियनेशन को फेवर करता है रादर देन एक्यूमुलेशन। मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर होते रहना चाहिए, प्रॉपर्टी को किसी एक पर्सन के पास में ज्यादा लॉन्ग टाइम तक एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए। लॉ भी इस चीज को फेवर करता है।
मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ट्रांसफर होता रहेगा तो थोड़ा इकोनॉमी और मतलब ये सब डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास में जाएगा, इकोनॉमी चलती रहेगी। एंड ऑल्सो जब आप ट्रांसफर करते हैं तो फिर गवर्नमेंट को भी कुछ पोर्शन जाता है। दोज माइट बी द अल्टीरियर रीजंस। ओके, अब हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, सेक्शन 6A। 6A बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। स्पेस सक्सेशनिस्ट, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? सेक्शन 6 itself provides for the restrictions on transfer of certain property। सेक्शन 6 में खुद ही लिखा गया है कि कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, हम उन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आपके कोर्स के लिए है स्पेस सक्सेशनिस्ट। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर किसी को एक्सपेक्टेशन होती है सक्सेशन की, आपको लगता है कि आपके फादर की प्रॉपर्टी, तो वो आपके फादर की प्रॉपर्टी आपको ही मिलेगी और किसी और को नहीं मिलेगी, ये तो आप बस अज्यूम कर रहे हो ना, ये तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ आपको मिलेगी, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है। मे बी वो किसी और के नाम पे विल बनाते, है ना, या फिर क्या कहते, वो अभी किसी को ट्रांसफर कर दे, एट द एंड ऑफ हिज लाइफ वो प्रॉपर्टी रहे ही ना, है ना, आपको ट्रांसफर होने से पहले ही उसका सेल या ट्रांसफर हो जाए। आपके फादर की प्रॉपर्टी है तो जरूरी तो नहीं है कि आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है एक प्रॉपर्टी मिलने की इन द फ्यूचर थ्रू सक्सेशन, ठीक है, इनहेरिटेंस से मिलेगी या विल से मिलेगी, पर एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ स्पेस सक्सेशन इज वॉइड ab initio। इस एक्सपेक्टेशन में आप सोचते हो कि आपको प्रॉपर्टी मिलेगी और आपने उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर दिया, तो वो वॉइड ab initio होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी इन द आइज ऑफ लॉ। तो सेंट्रल एम क्या है सेक्शन 6A का? सेक्शन 6A का ये मेन एम है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं जिसमें हो सकता है आपका फ्यूचर में कभी कोई हिस्सा होगा, तो उसे प्रोहिबिट करता है। सेक्शन 6A, सेंट्रल एम ऑफ सेक्शन 6A इज टू प्रोहिबिट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर मियरली फ्यूचर अनसर्टेन पॉसिबल इंटरेस्ट। मतलब फ्यूचर में आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है और वो भी अनसर्टेन है, अभी आपको मिला नहीं है और कोई श्योरिटी भी नहीं है कि आपको मिलेगा, ठीक है, इसको हम कह रहे हैं स्पेस सक्सेशनिस्ट। जब डायरेक्ट एयर की बात होती है तो हम उसको कहते हैं चांस ऑफ एयर अपरेंट, फादर का सन, ग्रैंडसन, डॉटर, ग्रैंड डॉटर। तो अगर वो डायरेक्टली उसके एयर है, जिसकी भी प्रॉपर्टी है, चांस ऑफ एयर अपरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट, ठीक है, और उनको लगता है कि और तो कोई है ही नहीं, प्रॉपर्टी तो हमें ही मिलेगी, तो वो पहले से मान लेते हैं कि हाँ वही एयर है और वही इसके वारिस है, और उनके पास में राइट है उसको सेल करने का या उसके ऊपर कोई एक्शन लेने का। बट यहाँ पे क्या है, ये कहा जा रहा है कि जब तक जिसकी प्रॉपर्टी है वो अलाइव है, तब तक उस प्रॉपर्टी का कोई एयर नहीं होता, वो सिर्फ एयर अपरेंट होता है, ऐसा लगता है, ठीक है। तो एयर अपरेंट क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज देर इज नो एयर ऑफ अ लिविंग पर्सन। कोई लिविंग पर्सन का कोई एयर होता ही नहीं है। इट इज mere चांस, because if a person hopes to succeed to property of an intestate, what and how much of it would be available can be ascertained at the death। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये एक mere चांस है कि आप उसके वारिस बनोगे। यहाँ पे सिर्फ होप कर रहा है कि हाँ वो सक्सीड करेगा प्रॉपर्टी ऑफ इंटेस्टेट। इंटेस्टेट किसे कहते हैं? ऐसा इंसान जो बिना विल बनाए एक्सपायर कर जाता है। अ पर्सन, इंटेस्टेट हम उसे कहते हैं, अ पर्सन हु डाइज विदाउट मेकिंग अ विल, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, क्या प्रॉपर्टी में क्या मिलेगा, ये सब तभी डिसाइड होगा व्हेन दैट पर्सन विल डाई, विल बी ascertained एट द डेथ ऑफ द इंटेस्टेट। ऐसा क्यों है? ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी बचे ही ना, नो प्रॉपर्टी में बी लेफ्ट एट द टाइम ही डाइज, या फिर विल के द्वारा दैट प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू समवन एल्स, ठीक है, या फिर जो हमारा एयर अपरेंट है वही फादर के एक्सपायर होने से पहले ही वो मर जाए, ठीक है, तो फिर तो उसको नहीं मिलेगी ना प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सिर्फ एक होप है, एक एक्सपेक्टेंसी है और चांस टू सक्सीड है,
ठीक है, वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है। नेमो दैट कॉड नॉट हैबिट, एक मैक्सिम है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जिसके पास में जो है नहीं, वो 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 चीज कैसे ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। सेकेंड इज चांस ऑफ रिलेशन ऑब्टेनिंग अ लेगेसी। अब कोई रिलेटिव है, थोड़ा दूर का रिश्तेदार है, एयर एपरेंट तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, यहाँ पे लेगेसी किसके लिए बोला जा रहा है, जो थोड़ा दूर का रिलेटिव है, ठीक है। इट इज अ मियर पॉसिबिलिटी डेथ ऑफ किन्समैन, इट इज अ मियर पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सर्टेन एस्टेट इन फ्यूचर अंडर अ विल। तो ये चांस या एक्सपेक्टेशन किसी फ्रेंड की या रिलेशन की होती है बाय अ विल आफ्टर द डेथ ऑफ द टेस्टेटर। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूर के रिलेटिव को इंटेस्टेट भी मिल जाए, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि वो काफी क्लोज हो, किसी को दूर के रिलेटिव को ऐसा भी हो सकता है कि वो इनहेरिटेंस में मिल जाए, इनहेरिटेंस में भी मिल सकता है अगर उसका कोई डायरेक्ट एयर नहीं है तो। और सेकंड ऑप्शन ये होता है कि विल के थ्रू मिलेगा क्योंकि वो काफी क्लोज है इंटेस्टेट के जिसकी अभी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे भी एक मतलब एक चांस की बात है। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक फ्रेंड है तो उसका कोई लीगल राइट नहीं बनता, और भले ही कोई उसके आसपास ना हो और वो प्रॉपर्टी एस्टेट में चली जाए, गवर्नमेंट के पास चली जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है फ्यूचर की। अब थर्ड क्या है, मियर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइक नेचर। इस तरह की कोई भी पॉसिबिलिटी है जो आप फ्यूचर में अनसर्टेन है, तो फिर हम वो उन सारी पॉसिबिलिटीज को इंक्लूड कर रहे हैं और इन टोटो हम प्रोहिबिट कर रहे हैं इस तरीके के अनसर्टेन फ्यूचर पॉसिबल इंटरेस्ट के ट्रांसफर को, ठीक है। ओके, नाउ हमने फर्स्ट देख लिया। अब सेकंड क्या है हमारा, मियर राइट ऑफ री एंट्री। अब देखो राइट ऑफ री एंट्री क्या होता है। अब आपने एक टेनेंट रखा, आप लैंडलॉर्ड हो, आपने टेनेंट रखा। अब टेनेंट को आपने कुछ कंडीशंस पे रखा कि भाई अगर तूने ये कंडीशन ब्रीच करी, ये कंडीशन ब्रेक करी, तो फिर हम आपसे पोजेशन वापस ले लेंगे, ठीक है। तो मियर राइट ऑफ री एंट्री, पोजेशन वापस लेने का क्या मतलब है कि ओनर जो मतलब लैंडलॉर्ड होगा वो वापस से उस लैंड पे री एंटर कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, एक जो मियर राइट है री एंट्री का, कंडीशन के ब्रीच होने पे, ठीक है, वो किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनीवन एक्सेप्ट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ओनर को छोड़ के किसी को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब है, अ राइट, इट मीन्स अ राइट टू रिज्यूम पोजेशन ऑफ लैंड which has been given to another person for a certain time, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ने लैंड को पोजेशन में रखा हुआ है और वो अपने मतलब इस कंडीशन को ब्रीच करता है, तो फिर उसको वो लैंड वापस करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 111 जी जो है हमारा टीपीए का ही, उसमें लिखा हुआ है कि जो लेसर है, जो लैंड लीज पे दे रहा है, और लेसी कौन होता है, जो लैंड लीज पे लेता है, ठीक है। तो लेसर क्या कह रहा है, लेसर री एंटर कर सकता है अगर कोई कंडीशन जो स्पेसिफिक थी उसका ब्रीच किया हमारे लेसी ने, हमारे टेनेंट ने। तो ये ग्राउंड होता है लीज के टर्मिनेट होने का, ये वहां पे ग्राउंड दिया गया है जिसका जिसके ऊपर लीज टर्मिनेट कर जाएगी। अगर रेंट पे नहीं करा, या फिर आप उसने प्रॉमिस करा था टेनेंट ने कि प्रॉपर्टी को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करेगा, बट वो कमर्शियल के लिए यूज कर रहा है, या फिर रेंट नहीं पे किया, तो ये कुछ कंडीशंस हो सकते हैं री एंटर करने के लिए। देखो, तो यहाँ पे थर्ड पैरा में यहाँ पे ये लिखा है कि री एंट्री का राइट तो बेसिकली हमारे ओनर का ही है, लैंडलॉर्ड नहीं बोला है। लैंडलॉर्ड बहुत सारे लोग हो सकते हैं पर ओनर एक ही होता है, ठीक है। मतलब देयर हैज टू बी स्पेसिफिक पर्सन विद द राइट ऑफ ओनरशिप, ठीक है। लैंडलॉर्ड बहुत सारे उसके रोल्स हो सकते हैं, पर यहाँ पे री एंट्री करने का राइट मतलब पोजेशन जिसके पास है, कंडीशन ब्रीच करने पे उस टेनेंट को निकालने का राइट और वापस उस प्रॉपर्टी पे पोजेशन करने का राइट सिर्फ और सिर्फ ओनर का है, ठीक है। और यहाँ पे ओनर वो राइट वापस पोजेशन लेने का किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगर उसे ट्रांसफर करना है तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, और उस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में वो जो राइट ऑफ री एंट्री है वो उस नए ओनर को मिल जाएगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये थर्ड हो गया हमारा ईजमेंट। अब ईजमेंट क्या होता है,
Let me show you what is an easement. An um, easement is कि एक ये A का घर है, ठीक है, यहाँ A रहता है और ये B की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तो वैसे B की पूरी ही है, मतलब द होल प्रॉपर्टी, दिस होल प्रॉपर्टी B की है, पर A को यहाँ पे प्रॉपर सब पेड़ वेड़ है यहाँ पे साइड में, और यहाँ से निकलने का, A के घर से रोड पे निकलने का सिर्फ यही रास्ता है, ये रोड है। तो ए का रोड पे जाने का यही रास्ता यूज हो रहा है बहुत टाइम से, तो इस रास्ते को हम ईजमेंट कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर रास्ता जो है, ये जो रास्ता है ईजमेंट का, इसको हम सेपरेटली नहीं सेल कर सकते, ठीक है। ये रास्ता सेल होगा हमेशा इस प्रॉपर्टी के साथ में। अगर ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी सेल होगी तो इसके साथ में ये रास्ता सेल होगा। यही बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी को, सिर्फ इतने पोर्शन को, इस रास्ते को हम स्पेसिफिकली सेल नहीं कर सकते। ये जो हमारा है, ये जो हमारा रास्ता है स्पेसिफिक बी की लैंड के ऊपर से जो गुजर रहा है, इस रास्ते को सेपरेटली ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, नॉट ट्रांसफरेबल। लेकिन अगर ये पूरी की पूरी ए प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, इसके साथ में ये जगह ट्रांसफर हो सकती है। ओके, ये हो गया हमारा ईजमेंट। अब इसके बाद में हम्म अब इसके बाद में फोर्थ पॉइंट क्या है? रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। मतलब अ, अगर किसी को पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी मिली है, तो जैसे आप जाते हो कहीं पे रेंट पे घर देखने, रेंट पे अगर आप घर देखने जाते हो तो ओनर आपकी स्पेसिफिकेशंस पूछता है कि आप कौन से कोर्स में पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछता है। तब आपके पर्सनल नेचर को देखकर आपको वो रेंट पे घर देता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास में राइट मिल गया अब आपको उस घर में रहने का। अब आप वो राइट किसी और को नहीं दे सकते, एक तरीके से आप सब टेनेंट नहीं रख सकते, ठीक है, विदाउट द नॉलेज और विदाउट द कंसेंट ऑफ लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट यहाँ पे वही है कि आपको राइट तो मिला है इंजॉय करने का उस प्रॉपर्टी का, पोजेशन का, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है, आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते फर्दर, ठीक है। तो एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी में बी रेस्ट्रिक्टेड और रिजर्व्ड फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द ओनर पर्सनली। यहाँ पे ओनर जो है पर्सनली एंजॉय कर रहा है इस राइट को, ये इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो सकते। जैसे कि अ हाउस इज लेंट टू अ मैन फॉर हिज पर्सनल यूज, ही कैनॉट ट्रांसफर हिज राइट ऑफ एंजॉयमेंट टू अनदर। इसी तरीके से जो रिलीजियस ऑफिसेज होते हैं, यहाँ पे जो प्रीस्टली ऑफिसेज होते हैं, ये उनके पर्सनल नेचर को देख के उनको दिया जाता है। कोई पुजारी है, वो बहुत सालों से किसी मंदिर के आसपास काम कर रहा है, तो उसको हेड पुजारी बना दिया गया। लेकिन वो अपना जो हेड पुजारी वाला रोल है वो अपने सन को नहीं ट्रांसफर कर सकता, ठीक है। तो दिस इज पर्सनल टू दैट पर्सन। वैसे ही मुतावली ऑफ अ वक्फ, ये मुस्लिम लॉ में पढ़ोगे कि वक्फ क्या होता है, उसका एक हेड हेड डेजिग्नेट किया जाता है मुतावली, या फिर किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी। ये अपनी आइडेंटिटीज, अपनी जो कैरेक्टर है, किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल कॉन्फिडेंस पे बेस्ड होती है, पर्सनल नेचर की होती है। ओके, फिफ्थ क्या है? राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, ठीक है। फ्यूचर मेंटेनेंस मान लो कि पर्सनल राइट होता है, और इट इज सोनली द पर्सनल बेनिफिट ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन टू whom इट इज ग्रांटेड, इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। लेकिन अगर किसी के राइट्स ड्यू हो चुके हैं, फ्यूचर में आने वाले नहीं है, तो फिर ऐसे केसेस में जो डिक्री है, अगर आपने कोई केस फाइल करा है पुराने अरियर्स के लिए, पुराने मेंटेनेंस के लिए, तो उसको, उस डिक्री को किसी और को असाइन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में जो आपको मेंटेनेंस मिलने वाला है, वो आप किसी और को असाइन नहीं कर सकते। ओके, सिक्स्थ पॉइंट इज मियर राइट टू स्यू कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अब आपके पास में जो राइट टू स्यू है, वो आप पर्सनली पर्टिकुलरली ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी को। एग्जाम्पल, कोई टॉर्ट है, यहाँ पे पर्सनल नेचर का, पर्सनल ऑब्लिगेशन करके होती है एक चीज, वो आप पढ़ेंगे टॉर्ट में, या फिर आप पढ़ेंगे सीपीसी में भी कुछ कुछ जगह मेंशन्ड है कि पर्सनल नेचर के जो क्लेम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो सिर्फ वो पर्टिकुलर पर्सन ही फाइट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट राइट टू स्यू होता है,
पर्सनल नेचर का, पर्सनल नेचर के टाइप, पर्सनल नेचर वाले, पर्सनल ऑब्लिगेशन वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में या ऐसे इश्यूज में, ठीक है, अब वो किसी और को असाइन नहीं किया जा सकता राइट टू स्यू। वो आपके साथ हुआ है तो आपके पास में लोकस स्टैंडा है। क्या है आपके पास? लोकस स्टैंडा है। आई गेस आई हैव नॉट मेंशनड इट हियर, यहाँ पे होना चाहिए लोकस स्टैंडा। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये राइट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। इसके बाद किसी की पब्लिक ऑफिस है या सैलरी है उस पर्सन का, तो यहाँ पे भी वही पर्सनल क्वालिटी वाली बात है कि पब्लिक ऑफिस भी यहाँ पे पर्सनल रीजंस के ऊपर हेल्प किया जाता है, मेरिट और कॉम्पिटेंसी पे बेस्ड होता है पब्लिक ऑफिस, इसलिए ये किसी और को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, इसी तरीके से जो सैलरी है वो भी पब्लिक ऑफिसर को दी जाती है, अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस। तो ये जो राइट है सैलरी रिसीव करने का, ये कोई भी, ये उस इंसान की पर्टिकुलर पर्सनल होती है, ये किसी और को ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ओके, इट्स क्वाइट अंडरस्टूड। इसके बाद में 8 पॉइंट में क्या लिखा है? स्टाइपेंड्स की बात की गई है। स्टाइपेंड्स अलाउड टू मिलिट्री, स्टाइपेंड्स हो गया या पेंशन हो गया, ये जिस पर्टिकुलर इंसान का है जो अर्न कर रहा है सैलरी की तरह, वो उसका ही होता है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है, पेंशन क्या होता है? पीरियोडिकल अलाउंस होता है। स्टाइपेंड होता है जो आपके पुराने सर्विसेज हैं उनसे रिलेट करता है। तो ये जैसे सैलरी है उसी तरीके से इसको भी हम ट्रीट करेंगे। नाइन्थ पॉइंट हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, अभी हम 10th पॉइंट पढ़ते हैं। ओके, ये हो गया अनट्रांसफरेबल इंटरेस्ट। अनट्रांसफरेबल इंटरेस्ट क्या है? टेनेंट कैन नॉट ट्रांसफर अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब क्या है ये? जनरल रूल क्या होता है कि लीज होल्ड्स आर ट्रांसफरेबल। लीज होल्ड्स होती हैं बहुत सारे सालों के लिए, मतलब 99 ईयर्स के लिए, तो ऐसी जगह पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पर ये क्लॉज एक्सेप्शंस देता है। जो हमने पहले पढ़ा था ना रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट, थोड़ा सा उससे सिमिलर ही है, पर यहाँ पे और भी चीजें दी हुई हैं। लाइक फार्मर ऑफ एस्टेट कैन नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। अगर रेवेन्यू आपका ड्यू है, आपने गवर्नमेंट को टैक्सेस पे नहीं करे और आपने ट्रांसफर कर दी लैंड, तो फिर दिस इज नॉट अलाउड। यहाँ पे भी आपकी लैंड अनट्रांसफरेबल है जब तक कि उसके टैक्सेस आप पे नहीं कर देते। ठीक है, लेसर कैन नॉट सबलेट इफ द प्रॉपर्टी इज अंडर मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट्स। अगर अगर प्रॉपर्टी अभी भी मैनेजमेंट में है कोर्ट ऑफ वार्ड्स के, तो फिर जो भी लेसर है वो उस प्रॉपर्टी को सबलेट नहीं कर सकता, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे नहीं दे सकता। ठीक है, हो गई है उस लॉ के कुछ क्लॉजेस में। अब 9th पॉइंट जो हमारे लेफ्ट है वो पढ़ लेते हैं। नो पर्सन कैन ट्रांसफर, can be no transfer can be made in so far as it is opposed to the nature of the interest affected thereby। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज उनके नेचर की वजह से ट्रांसफरेबल नहीं होती हैं। पहला हो गया रेस कम्यून्स। जो ऐसी चीजें, एक्चुअली रेस कम्यून्स एंड रेस नलिस अलग अलग चीज लिखी गई हैं, पर इनके एग्जाम्पल सेम है। ठीक है, रेस कम्यून्स इज थिंग्स ऑफ विच नो वन इन पर्टिकुलर इज द ओनर, जिसका कोई पर्टिकुलर इंसान ओनर नहीं हो सकता है और सब कोई यूज कर सकता है। रेस नलिस में क्या हुआ? ऐसी चीजें जो किसी को बिलोंग नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ऑल दीज थिंग्स बिलोंग टू द नेचर, टू नन एंड एवरीवन, टू नो वन एंड टू एवरीवन। ऐसी प्रॉपर्टीज किसे बिलोंग करती हैं? टू नन एंड एवरीवन। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज का क्या होता है? ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसके बाद में एक और टाइप दिया हुआ है रेस एक्स्ट्रा कमर्शियम। जो प्रोडक्ट्स, जो प्रॉपर्टीज कमर्शियल नेचर की हो जाती हैं, विच आर थ्रोन आउट ऑफ कॉमर्स, सॉरी नॉट कमर्शियल, मतलब थ्रोन आउट ऑफ कॉमर्स, दैट इज केप्ट आउट ऑफ कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज जिनका नहीं हो रहा है, जैसे अगर हमने कोई प्रॉपर्टी डेडिकेट कर दी किसी डीटी को, या हमने किसी कोई प्रॉपर्टी हमने डेडिकेट कर दी किसी और मॉस्क में, या फिर किसी और इस तरीके के कस्टमरी प्लेस में, या फिर ऐसी कोई चीज which is like fixed somewhere like bridges or something like that, so it cannot be transferred,
इट इज सेट सो। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्या है, ऐसे वाले ऑब्जेक्ट्स जिनका, ऐसी वाली प्रॉपर्टीज जिनका ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर पढ़ा है उसमें सेक्शन नंबर 23 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ऐसे जो जहां पे अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या अनलॉफुल कंसिडरेशन होता है वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइड हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। अगर ऐसी प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर होगा बिकॉज ऑफ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन तो फिर वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे वॉइड हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड इज ऐसे पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो सकता जो लीगली डिस्क्वालिफाइड है टू बी अ ट्रांसफरी। मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि अ, एक तो जैसे कौन से एग्जांपल्स होते हैं, जैसे अगर कुछ प्रॉपर्टीज के लिए कोर्ट क्या करती है, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसी को सौंपती है कुछ टाइम के लिए, है ना, तो प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट देखने के लिए। और अगर उन्हीं को राइट मिल जाएगा प्रॉपर्टी परचेज करने का तो कहीं ना कहीं वो उस प्रॉपर्टी में घपला कर सकते हैं। या फिर जो ट्रस्टी है वो उनको खुद कुछ प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं हो सकती, देयर आर सम रेगुलेशंस, तो वो डिस्क्वालिफाइड होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लॉ विच इज एप्लीकेबल, उनको प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं की जा सकती। ओके। अब हम सेक्शन 43 देखेंगे। हमने सेक्शन 6 देखा, सेक्शन 6 के सारे पॉइंट्स देखे। सबसे पहले हमने स्पेस सक्सेशनिस्ट देखा, उसके बाद में हमने एक एक करके ऑल 10 पॉइंट्स वी सॉ कि कौन कौन सी टाइप की प्रॉपर्टीज ट्रांसफर नहीं हो सकती। अब हम क्या देखेंगे, वेयर अ पर्सन फ्रॉड्यूलेंटली और एरोनियसली रिप्रेजेंट्स, अगर कोई फ्रॉड से या एरर से अपने आप को दिखाता है दैट ही इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर, कि उसके पास में अथॉरिटी है ट्रांसफर करने की कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो प्रोफेस करता है टू ट्रांसफर सच प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो कंसिडरेशन के बदले उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा। सच ट्रांसफर शैल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी operate on any interest which the transferor may acquire in such property, which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsists. Nothing in this section shall impair the right of transferees in good faith for consideration without notice of the existence of the said option. ठीक है, अब इसको इन शॉर्ट समझो कि जो स्पेस सक्सेशन इसमें क्या हुआ था, ऐसा सन जो सोच रहा है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है और उस सभी को लगता है आसपास कि हाँ वो प्रॉपर्टी उसकी हो सकती है, और वो ये शो करता है कि प्रॉपर्टी उसकी है, उसके बाद में उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है। पर प्रॉपर्टी तो उसकी थी नहीं, प्रॉपर्टी तो उसके फादर की थी। तो ऐसे सिचुएशंस में थर्ड पार्टी को गुड फेथ में जिसने कंसिडरेशन दिया है उसके सेफ्टी के लिए, उसको उसके खिलाफ कुछ गलत ना हो, उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये कहा गया कि अगर आफ्टर दैट फादर एक्सपायर्स एंड उस सन के पास में अगर वो प्रॉपर्टी वो इनहेरिट कर लेता है वो सन, ठीक है, तो फिर थर्ड पर्सन के पास में ऑप्शन है कि जब ये प्रॉपर्टी वापस सन को मिल गई है तब वो क्या करे, वो जाके उस प्रॉपर्टी को क्लेम करे। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि जो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आपने कोई केस नहीं करा, कि मतलब आपने केस कर दिया कि नहीं ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये वॉइड है, अब इसको डिक्लेयर करिए कि ये वॉइड है या इसको कैंसिल कराइए, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट सब्सिस्ट तो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर पाए और उसका फादर डाइड एंड देन आप कह रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी सब्सिस्ट कर रहा है, तो आपके पास में सिंस आपने जो चीज पहले बोली थी आपके पास में वो चीज वापस आ चुकी है, तो यहाँ पे रूल ऑफ एस्टॉपेल लग जाता है कि आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते और आपको ये प्रॉपर्टी जिसको आपने प्रॉमिस करी थी देने की उसको आप वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करोगे। ओके। अब हम स्टेप बाय स्टेप कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 43 के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अ ट्रांसफरर मेक्स अ रिप्रेजेंटेशन टू द इफेक्ट दैट ही इज कॉम्पिटेंट। यहाँ पे वो क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है, जो ट्रांसफरर है वो शो कर रहा है कि वो कॉम्पिटेंट है ट्रांसफर करने के लिए,
उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए वो बहुत कॉम्पिटेंट है, वो सक्षम है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है फ्रॉडुलेंट होती है, एरोनियस होती है। ठीक है, फ्रॉड छुपा होता है इस ट्रांजैक्शन में। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। द ट्रांसफरी बिलीव्स, जो ट्रांसफरी है जिसके पास में प्रॉपर्टी आ रही है उसको लगता है, और ही इज मेड टू बिलीव उस चीज को, उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर वो बिलीव करता है कि हाँ वो सही है, और जो ट्रांसफरर है वो कॉम्पिटेंट है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। उसको कोई आइडिया नहीं होता कि जो टाइटल है ट्रांसफरर का उसमें कोई खोट है, उसमें कोई डिफेक्ट है। he does not know of the defect in the title or lack of capacity of the transferer। उसको कोई आइडिया नहीं है कि ये जो ट्रांसफरर है वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तब हम जाके एक सेफ्टी ऑप्शन क्रिएट करते हैं अपने ट्रांसफरी के लिए। ओके, कुछ कुछ पॉइंट्स और हैं। जो ट्रांसफर है वो प्रोफेस कर रहा है टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी पैसों के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है वो कंसिडरेशन के लिए ही ट्रांसफर हो रही थी। ठीक है, और ट्रांसफरी में और कोई रीजन नहीं है एक्ट करने का। ट्रांसफरी का सिर्फ और सिर्फ बोनाफाइड इंटरेस्ट था। ट्रांसफरी ने सच्चे मन से उस रिप्रेजेंटेशन पे विश्वास किया था, उसके झूठ पे, उसके दिखावे पे विश्वास किया था और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था। ये सब एसेंशियल्स हैं। अगर इसमें से कोई भी एसेंशियल फुलफिल नहीं होगा तो सेक्शन 43 एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, ये ट्रांसफर सब्सिक्वेंटली अक्वायर क्या कर लेता है, कॉम्पिटेंसी। बाद में जो जिसकी एक्चुअल में प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया सन और फादर का, तो फादर अगर एक्सपायर्स तो उसके बाद में प्रॉपर्टी तो सन को मिल रही है। यहाँ पे ट्रांसफरर ने सब्सिक्वेंटली अक्वायर कर लिया प्रॉपर्टी को। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। उसके बाद में ये हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अभी भी सबसिस्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कराया गया है, कॉन्ट्रैक्ट अभी भी सबसिस्ट कर रहा है। तो ट्रांसफरी यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है ऑप्शन टू सिग्निफाई हिज इंटेंशन टू गो अहेड विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफरर के पास ही होनी चाहिए। जिसकी मतलब फादर डाइट तो सन के पास में वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दैट इज ही उसने किसी और को ट्रांसफर नहीं किया, किसी थर्ड पर्सन, किसी और को ही बोनाफाइड परचेजर को ट्रांसफर कर दिया हो जिसका उसे भी नहीं पता। तो फिर उस केसेस में प्रॉपर्टी आपको जरूरी नहीं है कि मिले, प्रॉपर्टी ट्रांसफरर के पास होनी चाहिए, उसके पोजेशन में होनी चाहिए और वो उसका ओनर बन चुका होना चाहिए। ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स थे सेक्शन नंबर 43 के। ओके, अब डिस्टिंक्शन बिटवीन स्पेस सक्सेशनिस्ट एंड रूल ऑफ एस्टॉपल अंडर सेक्शन 43। अभी जो हमने सेक्शन 43 पढ़ा उसमें कहीं ना कहीं रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होता है कि आपने जो अपनी बात करी थी, सिंस आपके पास में वो राइट्स वापस आ गए हैं, आपको अपने उन राइट्स का आपके पास में सिंस वो राइट्स वापस आ गए हैं, आपको अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्शन 6A में क्या लिखा है, सेक्शन 6A हमारा सबसे पहले था जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, mere chance of heir apparent, chance of legacy, है ना। तो यहाँ पे सेक्शन 6 से क्या कह रहा है, वो रूल है सब्सटैंटिव लॉ का कि अगर दोनों पार्टीज को पता है कि प्रॉपर्टी अभी एक्सपेक्टेशन ही है कि प्रॉपर्टी मिलेगी, तो फिर उन्हें ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं कर सकते। पर सेक्शन 43 में स्पेशल सिचुएशन है कि अगर आपको वापस वो प्रॉपर्टी मिल गई, जिसका आपने गलत सौदा किया था वो प्रॉपर्टी आपको मिल गई, तो फिर आपको अपनी जो भी बात आपने पहले प्रॉमिस किया था उस पे आपको एक्ट करना पड़ेगा, यू कांट बैक आउट। ठीक है, तो यहाँ पे रूल ऑफ एस्टॉपल लिखा है स्पेशल सिचुएशन में। सेक्शन 6A में क्या है कि ऐसे में सारे टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स इंक्लूड होते हैं इंक्लूडिंग गिफ्ट। ठीक है, गिफ्ट तो यहाँ पे वैसे भी हमारा विदाउट कंसिडरेशन है, पर सेक्शन 43 में हम विदाउट कंसिडरेशन वाले ट्रांसफर्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 43 हमारा स्पेशली वही अप्लाई होता है जहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया हो और मॉनेटरी बेनिफिट लिया गया हो, जैसे कि सेल और मॉर्टगेज में होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, सेक्शन 6A में कि ट्रांसफर स्पेस सक्सेशनिस्ट है
कि मतलब अभी भी उसके पास में ट्रांसफर, अभी भी उसके पास में प्रॉपर्टी नहीं है सन के पास, और ये बात दोनों को पता है, ये सारी पार्टीज के नॉलेज में है कि हाँ ठीक है, उसकी तो उसको तो अभी आगे मिल सकती है पर अभी मिली नहीं है, ठीक है। पर सेक्शन 43 में क्या है, सेक्शन 43 में सीधा सीधा धोखा किया है, ठीक, फ्रॉड किया है, गलत तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है कि हाँ मेरे पास टाइटल है, हाँ मैं कॉम्पिटेंट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मिसरिप्रेजेंट किया है। 6A में जो बात है वो एक लॉ है और वो दोनों पार्टीज को पता होनी चाहिए, हम यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है। स्टेटस ऑफ अ ट्रांसफर अंडर सेक्शन 6A इज वॉइड इन इट्स इंसेप्शन, ठीक है, वो वॉइड ही होती है। पर सेक्शन 43 में क्या है कि सेक्शन 43 में ट्रांसफर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी, वो वॉइड नहीं है, वो वॉइडेबल कराया जा सकता है अगर ट्रांसफरी चाहे तो, ठीक है। दो कंडीशंस क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए, व्हाट टू कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड, दैट द कॉन्ट्रैक्ट अभी भी सबसिस्ट कर रहा है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ अटेनिंग कॉम्पिटेंसी it should not have been rescinded. Second क्या है, property should be available with the transferor, it should not be in the hands of the bona fide transferee for value, किसी और थर्ड पर्सन के पास में bona fidely खरीदी गई ना हो, ठीक है। स्पेक सक्सेशन इज अप्लाई होता है दोनों मूवेबल इमूवेबल पे, हमारा सेक्शन 43 अप्लाई होता है सिर्फ इमूवेबल पे। सेक्शन 6A में जो ट्रांसफर है वो वॉइड एप इनिशियो है, पर सेक्शन 43 का जो ट्रांसफर है वो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी है। ओके, नाउ वी विल सी द टू लेफ्ट ओवर केस। फर्स्ट इज जुम्मा मस्जिद मरकरा वर्सेस कोडी मनियंद्रा देविया। तो अब यहाँ पे क्या है, पहले हमें फैक्ट्स को ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे जॉइंट फैमिली है जहाँ पे 3 ब्रदर्स हैं, एस है, ठीक है, एन है और बी है। एस यहाँ पे अनमैरिड था एंड ही डाइड, ठीक है। एन की यहाँ पे विडो है जिसका नाम है, एक सेकेंड, ए है, और बी की विडो है जिसका नाम है जी, ओके। तो यहाँ पे बी भी एक्सपायर कर गया, एन भी एक्सपायर कर गया, यहाँ पे सिर्फ इनकी 2 विडो बची है, ओके। अब क्या होता है, जो सारी प्रॉपर्टी अब ए और जी की रही क्योंकि ये तीनों तो एक्सपायर कर गए। अब यहाँ पे विडो ए भी एक्सपायर कर जाती है कुछ टाइम बाद, सिर्फ और सिर्फ कौन बचा, जी बचा। लेकिन क्या देखते हैं हम कि इनकी एक सिस्टर थी, ठीक है, यहाँ पे इन तीनों भाइयों की एक सिस्टर थी, उनके ग्रैंड सन थे, सन था और उनके ग्रैंड सन्स थे, ठीक है, ग्रैंड सन्स को हम नाम देते हैं GS। तो यहाँ पे ग्रैंड सन्स थे, तो क्या लिखा है यहाँ पे, द एस्टेट वुड डिवॉल्व ऑन एन सिस्टर। अगर ये प्रॉपर्टी बी की वाइफ को नहीं मिलती तो फिर एन की सिस्टर को मिलती, यहाँ पे एन और बी की जो सबकी सिस्टर थी उसको मिलती। बट यहाँ पे जी ने क्लेम करा द एस्टेट वुड डिवॉल्व ऑन एन सिस्टर ग्रैंडसन्स आफ्टर द डेथ ऑफ जी। अगर एक बार जी एक्सपायर कर जाती, क्योंकि यही एक सोल ओनर बची थी, अगर ये एक्सपायर करती इसके बाद में सारी प्रॉपर्टी इसके सिस्टर के ग्रैंडसन्स को जाती, इनकी सिस्टर्स के ग्रैंडसन को जाती। तो अब ये क्या हुआ, ग्रैंडसन ने ये शो करा कि ये प्रॉपर्टी उनको ऑलरेडी मिल चुकी है और उन्होंने ये प्रॉपर्टी किसे ट्रांसफर कर दी, उन्होंने ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी किसी थर्ड पर्सन को, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी। अब क्या होता है, जैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हम उसे यहाँ पे ट्रांसफर ही कहते हैं, ओके, टी कह रहे हैं। It happened that the grandsons transferred the property to transferee and misrepresented the fact that they had the ownership. उन्होंने ऐसा शो किया कि उनके पास में ओनरशिप थी, ठीक है। तो टी ने यहाँ पे क्लेम की प्रॉपर्टी और जी ने चैलेंज किया, जी ने कहा भाई जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो ये प्रॉपर्टी किसी और को नहीं मिल सकती, ठीक है। अब इतने में एक न्यू पार्टी आ जाती है, सॉरी जी तब तक नहीं मिल सकती, फिर लेकिन क्या हुआ, जी डाइड, कुछ टाइम बाद जी भी पास्ड अवे। तो जी की जगह एक कोई जुम्मा मस्जिद आता है और वो बोलता है कि प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हुई थी बाय अ गिफ्ट डीड, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी बाय अ गिफ्ट डीड।
पर ये सोचो कि अगर ये जो गिफ्ट डीड है ये वाली अगर जेन्युइन नहीं है या इसमें कुछ भी फ्लॉ है, ठीक है, तो उसके बाद में हम बीच में तो ये देखेंगे ना कि जी जैसी पास्ड अवे, प्रॉपर्टी तो हमारी वेस्ट कर गई सिस्टर के ग्रैंडसन्स में, क्योंकि वही एक लीगल हेयर बचे थे। ठीक है, तो उसके नाते तो हमारे टी के पास में टी को राइट मिल जाना चाहिए प्रॉपर्टी क्लेम करने का। तो कोर्ट ने यहाँ पे यही ऑब्जर्व किया कि ट्रांसफर ही वैलिड था, उसने प्रॉपर कंसिडरेशन दिया था, ट्रांसफर ही क्लेम्ड टू बी वैलिड, ठीक है, एंड डिसमिस्ड द क्लेम ऑफ जुम्मा मस्जिद। जो भी रीजंस थे उसके विल में कुछ इशू था, विल उसकी प्रूव नहीं हो पाई बिकॉज देयर वाज नो अदर पर्सन टू प्रूव द विल। ठीक है, तो जजमेंट ने क्या कहा, सिग्निफाइज द रूल ऑफ एस्टॉपल। यहाँ पे रूल ऑफ एस्टॉपल एविडेंशियरी एस्पेक्ट था। ठीक है, यहाँ पे 6A और 43 को कंबाइन नहीं किया गया। ठीक है, और कहा गया कि एक को हम अगर इंपॉर्टेंस देंगे तो दूसरे का पर्पस लूज होगा। तो यहाँ पे किसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, फीडिंग द ग्रांट बाय एस्टॉपल सेक्शन नंबर 43। तो फाइनली क्या हुआ, ट्रांसफरी जो टी था उसको प्रॉपर्टी मिल गई, वेयर हिज क्लेम वाज कंसिडर्ड एज वैलिड क्लेम। ठीक है, जुम्मा मस्जिद के क्लेम को नहीं कंसिडर किया गया क्योंकि स्पेक्सेशनिस्ट थोड़ा वेग हो जाता यहाँ पे। ठीक है, और राइट ऑफ ट्रांसफर जो है वो उसकी डिग्निटी लूज हो जाती। तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 43 है उसके जो पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करते हुए उसे इंपॉर्टेंस दी गई है। ओके, now let's move on to next case, last case of this series of this video। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक हिंदू वुमेन ने एक सेल डीड एग्जीक्यूट करी थी। एक हिंदू वुमेन ने एक सेल डीड एग्जीक्यूट करी, लैंड्स बिलोंगिंग टू हर माइनर सन। ठीक है, लैंड्स बिलोंगिंग टू हर माइनर सन इन 1961। जब सन मेजर हुआ, जब सन यहाँ पे मेजर हुआ 1961 में मदर ने अपने सन की प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। फिर क्या होता है 1975 में जब वो सन मेजर हो जाता है तब वो कोर्ट में फाइल करता है कि सेल तो बाइंडिंग थी नहीं और सेल तो वॉइड थी। ठीक है, तो कोर्ट ने एक डिक्री पास करी दैट दिस सेल एग्जीक्यूटेड बाय द मदर, ठीक है, बिलोंगिंग ओन्ड बाय हर माइनर सन वॉइड था। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेल किया था, यहाँ पे एक्स मान लो, एम ने जो मदर थी उसने एक्स को प्रॉपर्टी सेल करी थी। ठीक है, अब जब 1975 में ये कोर्ट गया तो कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था ना मदर का और थर्ड पर्सन का, ये क्या था, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था। ओके, अब वो तो सबसिस्ट कर नहीं रहा है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया। तो कोर्ट ने डिक्री पास करी कि ये जो सेल था जो मदर ने एग्जीक्यूट करा था, जो सेल था, द सेल the sale executed by the mother of the properties belonging owned by her minor son ये void था। ठीक है, जो सन ने करा वो void था, एंड उन्होंने डायरेक्ट किया that the possession of these properties be restored to the son। सन को सारी पोजेशन वापस मिल जाए क्योंकि जब वो माइनर था तो उसके इंटरेस्ट के खिलाफ जाके एक तरीके से ट्रांसफर किया गया। तो यहाँ पे जब सन पोजेशन ले पाता उसके पहले ही डाइड, फिर से मदर वाज देयर। तो यहाँ पे ट्रांसफरी का कंटेंशन ये था कि सेक्शन 43 अप्लाई होना चाहिए और वो प्रॉपर्टी वापस मिलनी चाहिए क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी वापस माँ के पास में आ गई। बट द पॉइंट इज कि वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, है ना, और इस बारे में उसको पता भी था। ऐसा तो था नहीं कि थर्ड पार्टी को जो हमारा ट्रांसफरी है उसे आइडिया ही नहीं था कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। उसे तो पता था कि वो माइनर की प्रॉपर्टी है और माइनर की प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है, जो कि नहीं लिया गया था। तो अब जब प्रायर कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड था और उसको सारी नॉलेज थी और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी सबसिस्ट कर ही नहीं रहा, तो फिर काफी सारे इंग्रेडिएंट्स 43 के फुलफिल नहीं हो रहे। तो उस नाते से यहाँ पे लैंड मदर को मिल गई थी। अब हम पढ़ते हैं इसे। कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड किया कि सेक्शन 43 की एप्लीकेशन के लिए दो कंडीशन मस्ट है। पहला कि फ्रॉडुलेंट और एरोनियस रिप्रेजेंटेशन किया हो माँ ने, झूठ बोल के
प्रॉपर्टी को सेल किया हो बाय द ट्रांसफरर, यहाँ पे मदर जो है, टू द ट्रांसफरी टी, कि वो ऑथराइज्ड है ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी की। And in the purported exercise of authority professed to transfer such property for consideration, और ऐसा शो करके कि वो प्रॉपर्टी उसी की है, उसने कंसिडरेशन लिया हो, ठीक है, कि ट्रांसफरी वैलिड, ट्रांसफरी कैन नॉट अक्वायर अ वैलिड टाइटल टू द प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे हम मान रहे हैं कि उसको नॉलेज थी डिफेक्ट की टाइटल में, जो सन का टाइटल था उसमें डिफेक्ट था उसे, ठीक है, जो सॉरी मदर का जो टाइटल था उसमें डिफेक्ट तो था ही, क्योंकि उसको पता था कि मदर ने स्पेशल परमिशन लेनी चाहिए माइनर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, लॉ है, वी अज्यूम कि लॉ आपको पता होता है। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सबसिस्टिंग एट द टाइम ऑफ क्लेम, पर यहाँ पे तो कोर्ट ने हेल्प कर दिया दैट एट द राइट इंसेप्शन कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड था, क्योंकि ट्रांसफरी को पता होना चाहिए था कि ट्रांसफरर इनकॉम्पिटेंट था। ये हमने पूरे डीड वगैरह देखी होगी कोर्ट ने, एंड देन कोर्ट मस्ट हैव सीन एवरी क्लॉज, एंड द कोर्ट मस्ट हैव रियलाइज्ड कि उसमें ये सारी चीजें स्पेशली मेंशन ही थी कि जो सन है वो माइनर है एंड उसके पास में कॉम्पिटेंसी नहीं है, और अगर उसका कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो फिर कोर्ट की परमिशन जरूरी होती है। ये सब उसे पता होना चाहिए था पहले से, अगर नहीं पता था तो उसने एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ही साइन करा था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट द ट्रांसफरी हेयर न्यू द फैक्ट कि मदर इनकॉम्पिटेंट थी, ट्रांसफरी को यहाँ पता था कि मदर वॉज इनकॉम्पिटेंट टू इफेक्ट अ वैलिड ट्रांसफर ऑफ माइनर विदाउट कोर्ट्स परमिशन, बिना कोर्ट के परमिशन के किया उसने, इसलिए वो वैलिड तो नहीं था। तो सेक्शन 43 का एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं हो सकता क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं। तो जिस लिटिगेशन को 33 इयर्स लगे कल्मिनेट होने में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया वर्डिक्ट कि ट्रांसफरी कैन नॉट एक्वायर अ वैलिड टाइटल टू द प्रॉपर्टी बिकॉज ही वाज डीम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ द डिफेक्ट इन द टाइटल इन द फर्स्ट प्लेस। ओके, तो अगर आपको ये सेक्शन 6A और सेक्शन 43 के इंग्रेडिएंट्स और बेसिक नॉलेज हो गई है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लेट्स जस्ट गो थ्रू क्विकली टू आवर क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था, ये प्रॉपर्टी उसको जो ए था हिंदू जो सेपरेट हो गया था फादर से, प्रॉपर्टीज उसको वापस मिल गई थी, तो उसने यहाँ पे जो गिफ्ट करा, ये गिफ्ट यहाँ पे यहाँ पे जो गिफ्ट करा था, ए ने डी को जो गिफ्ट करा था, हमने पहले पढ़ा था ना कि ए ने यहाँ पे डी को गिफ्ट कर दिया, हालांकि प्रॉपर्टी तो उसको मिल मिल चुकी है। तो अगर यहाँ पे जो हमारा सी था, सी, इफ सी वॉज बोनाफाइड, इसने कंसिडरेशन दिया था और ये बोनाफाइड था, और अभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्ट कर रहा है, हमने यहाँ पे देखा कि सी ने वो कॉन्ट्रैक्ट रेसिंड नहीं कराया है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सी को वो प्रॉपर्टी मिलेगी, सी क्लेम करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इट, और ये जो गिफ्ट था इसको वॉइड ठहराया जाएगा, ठीक है, क्योंकि गिफ्ट यहाँ पे इस क्यों वॉइड होगा, क्योंकि बोनाफाइडली स्पेशली कंसिडरेशन के बिना आपने किसी को वो प्रॉपर्टी दी है, तो आप यहाँ पे वो गिफ्ट नहीं कर सकते। प्रॉपर्टी एट द एंड यहाँ पे किसे मिलनी चाहिए, सी को मिलनी चाहिए बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 43, बाय अप्लाइंग सेक्शन नंबर 43, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में भी सेम चीज होगी कि इस वाले केस में भी डायरेक्ट 43 का एप्लीकेशन होगा, इस वाले केस में भी डायरेक्ट 43 का एप्लीकेशन होगा, एंड डेविड के पास में जो यहाँ पे थर्ड पर्सन है, ट्रांसफरी है, उसके पास में सेक्शन नंबर 43 का ही ऑप्शन है, उसको जाना चाहिए कोर्ट में और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगना चाहिए, क्योंकि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कराया है, वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी सबसिस्ट कर रहा है, एंड स्पेक सक्सेशन, ओके सॉरी आई डिडंट नोट वन थिंग, सी द पॉइंट इज कि uh, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे प्रॉपर्टी डेविड को नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, डेविड को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी,
जस्ट लाइक द केस ऑफ करतार सिंह। करतार सिंह के केस से हम इसको मैच करेंगे और हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो तो वॉइड है। कैसे? यहाँ पे डेविड तो फैमिली फ्रेंड था, उसे तो पता ही था, उसने तो अंडरस्टैंडिंग करी थी कि जब फादर डेड हो जाएंगे या फिर फादर बेटर हो जाएंगे। तो यहाँ से फैक्ट जो हम देख रहे हैं उससे पता लग रहा है कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट करा है, जिसके साथ करा है, वो गलत करा है। और यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? यहाँ पे 43 अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे स्पेस सक्सेशनिज अप्लाई होगा कि यहाँ पे एयर अपरेंट था, उसको सिर्फ लग रहा था इन एक्सपेक्टेशन कि उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं हो सकता, सेक्शन 6A अप्लाई होगा और डेविड यहाँ पे कोई भी रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एट द वेरी इंसेप्शन, स्टार्टिंग में ही डेविड को पता था कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो वॉइड एब इनिशियो है। ओके, आई होप this lecture is fruitful to all of you. Thank you very much.